वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होगे, खैरियत से होगे, मज़े में होगे, एंजॉय कर रहे होगे लाइफ को। तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ हुस्न कमल का नावल बेनाम रिश्ता का एपिसोड 2। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। मैं कमरे में अकेली बैठी हुई थी, दिल का धड़कनें बहुत बेतरतीब सी थी मेरी। उनके कदमों की आहट पर मेरा दिल अजीब से तर्ज में धड़का। मैं बहुत खुश थी मगर नर्वस भी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत इतनी तेज़ी से भी पलटती है। जिस खूबसूरत लड़के को मैं दूर से देखा करती थी वो आज मेरा शौहर है और मैं इस वक्त उसके कमरे में बीवी व शरीका हयात की हैसियत से मौजूद हूँ। मेरे चेहरे पर बेअख्तियार ही उस ख्याल के आते मुस्कुराहट बिखर आई थी। मैंने महसूस किया वो अंदर आई है। मैं फ़ौरन खुद में सिमटी, हाथ पाँव उनकी नज़दीकी का तसव्वुर करते ही ठंडे पड़ने लगे थे। मैं इंतज़ार कर रही थी कि दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आए मगर ना आई। घर में वैसे भी कोई ना था जो वो दरवाज़ा बंद करे, मगर फिर भी करना तो चाहिए था ना। मैं यही सोच रही थी। नज़र झुकाई, आज से तुम्हारा कमरा है, मेरा कमरा बराबर वाला है। कोई भी काम हो तो मेहरू बीबी को कह देना। सरुसामा ने बेड के पास खड़े होकर संजीदगी से कहा। उनके जुमले सुन में उलझी। तो क्या हम एक कमरे में नहीं रहेंगे? मैं चाहकर भी अपनी आवाज़ में उभरा एहतजाज छुपा न सकी। मुझे बहुत अजीब लगी थी उनकी ये बात। भला कौन से मियाँ बीवी अलग कमरों में रहते हैं? नहीं, मैं शादी के नाम पर एक दूसरे के सर पर सवार हो जाने का कायल नहीं हूँ। मुझे अपने इर्द गिर्द ज़्यादा लोग पसंद नहीं। मुझे यकीन है तुम मेरे फैसले की इज्जत करोगी और समझोगी। अभी वो बोल ही रहे थे कि मेरा मीटर घूम गया। क्या बोल रहा था ये बंदा? मुझे कक समझ नहीं आ रही थी। मैं लोग नहीं हूँ सर, खासा जताते हुए कहा मैंने, ताकि मुकाबिल को याद आए। 1 घंटे पहले ही निकाह किया उसने मुझसे। मैं बीवी हूँ अब उसकी, मगर अभी लोगों से ज़्यादा मुख्तलिफ भी नहीं हूँ। उनका लहजा बड़ा मगरूरियत में डूबा महसूस हुआ और चेहरा मानो खूबसूरत मगर बेतासुर, जैसे कोई जज्बात ही ना हो इस शख्स के अंदर। मुझे बहुत बुरा लगा। अम्मी तो कहती हैं निकाह के बोल में बड़ी ताकत है, मगर यहाँ तो अजनबियत की दीवार के सिवा कुछ ना था। मैं जज्बात में आकर तेज़ी से बेड से उतरने लगी कि उन्हें जवाब दूँ। उनकी बात का एक पाँव ठीक से जमा नहीं था फर्श पर कि मैं तेज़ी से शरारा संभाले बगैर दूसरा पाँव नीचे रखकर उनके मुकाबिल खड़े होने लगी। लेकिन हो पाती इससे कबल ही मेरा पाँव शरारे में उलझा और अगले ही लम्हे में मुंह के बल उनके सफ़ेद फर्श पर पड़ी थी, बिल्कुल सरुसामा के जूते के पास कि अगर 1 इंच भी ज़रा और आगे गिरती तो यकीनन मेरी पेशानी उनके जूतों का बोसा ले रही होती, बजाय फर्श का लेने के। उस वक्त नहीं, इस लम्हे खुद ही पर बड़ा जलाल आया, साथ साथ खासा शर्मिंदगी भी हुई। मैं उठी तो वो अपनी जगह मुंजमिद खड़े मुझे तक रहे थे। अजीब बंदा था ये, नहीं कह उठा ले, बस खड़े खड़े तक रहा था। मेरी आंखों में आंसू भर आए। भला कौन सी दुल्हन अपने शौहर के पाँव में गिरती है? शादी की पहली रात मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे रोता देखें, इसलिए मजीद कुछ कहे बगैर उठकर अपना शरारा संभालती सामने वॉल के पास रखे अपने सूटकेस की जानिब बढ़ गई। उसामा, वो तो उठकर चल दी, मगर मेरी निगाह अचानक सफ़ेद फर्श पर छपे होंठों के निशान पर गई। एक लम्हे के लिए मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो कपड़े निकाल रही थी, उसकी पुश थी मेरी जानिब, मगर वो नहीं जानती। सामने लगे मिरर में मैं उसका रोता हुआ अक्स देख पा रहा था। रोते हुए जब वो खड़ी हुई तो उसकी आंखों का काजल फैल चुका था, मगर होंठों पर लगी लिपस्टिक अभी भी कुछ बाकी थी। कुछ लम्हे में यूं ही खड़ा उसे तकता रहा, हत्ता कि वो मेरे सामने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम की जानिब बढ़ गई। अगला सीन, लाइबा। मुझे नया कमरा व नया बेड होने के सबब नींद नहीं आ रही थी। मैं बहुत देर तक करवटें बदलती रही। क्या ऐसी होती है शादी की पहली रात? मेरा दिल मुझसे बार बार पूछ रहा था। सरुसामा ने शायद मुझे नज़र भरकर देखा भी नहीं। मुझे दुख हुआ था इसका बहुत। मैं होती ना सर फाड़ देती सरुसामा का। बताओ ज़रा, लाइबा नाम रखकर मेरे नाम की बैंड बजवा दी इसने। मुझे कोई बहुत सारी तारीफ़ों की चाह नहीं थी उनसे, लेकिन कम से कम बंदा नज़र भर कर देखता तो सही। दफ़ा कर दूँ, कोई तारीफ़ नहीं कर रहा तो भाड़ में डालो। ज़रूरी है उससे तारीफ़ करवाना? अब बंदे को पता है मैं अच्छा हूँ तो मतलब अच्छा हूँ, ज़रूरी थोड़ी है सामने वाला तारीफ़ करे तभी पता चले कि हाँ मैं खूबसूरत लग रही हूँ, मैं प्यारी लग रही हूँ। आखिर को दुल्हन थी उसकी, उसके लिए ही सजी सवरी थी। अगला सीन, पूरी रात जागने के सबब मेरे सर में फजर के वक्त दर्द हो रहा था, फिर भी भारी सर के साथ फजर की नमाज अपने ही कमरे में अदा की। कमरा बहुत खूबसूरत और बड़ा था मेरा। हाँ, फ़क्त मेरा, सर उसामा का तो बराबर वाला था। ये सोचते हुए मैं तंजिया खुद ही पर हंसी। फिर थोड़ी देर यूं ही भारी सर के साथ टहलती हुई कमरे से मुंसलिक बालकनी में पहुंची। वहां से हद निगाह तक हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी, साथ साथ 2-3 स्विमिंग पूल भी। मैं बोझल दिल के साथ खड़ी थी। सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उजाला होने लगा था। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। एक तो ये नॉवेल्स की हीरोइनों को महसूस बहुत होता है कि इन्हें कोई देख रहा है। एਵੇਂ ही ना, इन्हें हर चीज़ की बस फीलिंग्स आ जाती है अंदर से। असल ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता कि हमें महसूस हो जाए कोई हमें देख रहा हो और हमें पता चल जाए फ़ौरन से कि हाँ भाई ये बंदा हमें देख रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। मैंने निगाह दूसरे सिमत की तो आंखें हैरत से फैली। करीब वाली बालकनी में सर उसामा खड़े थे, वो भी शर्टलेस। उनकी बॉडी इस कदर खूबसूरत थी कि मैंने अपना दिल बमुश्किल संभाला। हाय सच्चा हीरो, हद है मुझसे। लो भाई मर रही हैं ये, वो इन्हें देख नहीं रहे, ये उन पे फिदा हुए जा रही हैं।
हद है मुझसे, मैं अपने ही दूल्हे को ताड़ रही थी, मैं बेसाख्ता ही उन्हें टिकटिकी बांधे देखती चली गई। लो भाई, तो तुम्हारा मियाँ, तुम्हारा दूल्हा, तुम्हारी चीज़, ताड़ो कुछ भी करो, इसमें हद वाली क्या बात है। कुछ सानिए के लिए वो भी मुझे देखते रहे, मगर उनकी आंखें मुझ पर होकर भी मुझ पर न लगी, जैसे कहीं खोए हुए हों। फिर खामोशी से पलट गए। मैं भी कमरे में वापस चली आई। कुछ ही देर में मुझे नींद ने आ गिरा। आँख तो तब खुली जब दरवाज़ा नॉक हुआ। उसामा अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर गए थे। मैंने मुश्किल आंखें खोली, फिर बेड से उतरकर दरवाजे की जानिब आई। शुक्र है अब बेड से उतरने पर ये गिरी नहीं। सर शदीद भारी हो रहा था, रात भर जागने के सबब। बेगम साहिबा, आपको मास्टर उसामा नीचे नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। इस खातून के कहते ही मैं इस बात में सर हिलाने लगी। बेगम साहिबा, पहले तो मेरा दिमाग काम ही न किया कि वो बेगम साहिबा बोल किससे रही है। लो भाई, फिर जैसे कल रात हुआ अपना निकाह फ्लैशबैक की तरह याद आया। जी, वो उलझी। कुछ नहीं, आप जाए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, मैंने कहा और अंदर की जानिब चल दी। मैंने अपना सबसे खूबसूरत सूट निकाला और तैयार होकर नीचे पहुंची, मगर मुझे क्या खबर थी नीचे खाली टेबल मुझे मुँह फुलाती नजर आएगी। सोने, वो सर कहाँ है? मैंने इस मुलाजमत से पूछा, वो भी मुनमुनाती आवाज़ में। मास्टर तो ऑफिस चले गए, आप बैठ जाएं, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। बताएं नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगी आप? मेरा मुंह लटक गया था इस मुलाजमा का पहला जुमला सुनते ही। भाई, शादी के दूसरे ही दिन कौन सा दूल्हा ऑफिस जाता है? मैं बहुत मायूस हो गई थी। बेगम साहिबा, मैं अपनी सोचों में इस कदर गुम थी कि मुलाजमा को जवाब देना तो भूल ही गई थी। आप मेरे लिए सिर्फ चाय बना कर ले आए, मैंने आहिस्तगी से कहा, तो वह इस बात में सर हिलाकर फौरन चली गई। पूरा दिन मेरा इस मेंशन में घूमते हुए गुजरा। हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी, मगर ना जाने क्यों मैं अपने घर में होकर भी अजनबियत महसूस कर रही थी। औरत अपने शौहर के दिए मकाम के मुताबिक घर में रहती है, और इस शख्स ने तो मुझे पहली ही रात पराया कर दिया था। अगला सीन, वलीमा नहीं हुआ था हमारा, क्योंकि सर उसामा ने कहा था मेरे अब्बू से कि जब उनके पेरेंट्स वापस आएंगे तब करेंगे वो वलीमा। रात के वक्त अम्मी ने कॉल करके दावत पर बुलाया। मैं एक दिन की दुल्हन होने के बावजूद पूरे दिन अपने शौहर का चेहरा देखने के लिए तरसी थी। मुझे अम्मी को मना करना ठीक ना लगा, मगर सर उसामा के बगैर इजाज़त दुआ दावत कबूल करना ये तो और ज़्यादा ठीक ना था। सोचा कि उन्हें कॉल करके पूछ लेती हूँ, मगर अगले ही पल याद आया मेरे पास तो मोहतरम साहब का नंबर ही नहीं। फिलहाल मैंने दावत कबूल कर ली। अम्मी सेल पर ही अपनी खुशी का 12 इज़हार कर रही थी, जबकि मैं बस हाँ हूँ में जवाब देती रही। रात के 7 बज गए थे। मैं लाउंज में 5 बजे से बैठी उनका इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते मैं कब सो गई मुझे खुद खबर नहीं। मैं नींद में थी जब मुझे किसी का अपना नाम पुकारने की आवाज़ आने लगी। मैंने आँख खोली तो सामने ही सर उसामा खड़े थे। अपने कमरे में जाकर सोए, नहायत बेमुरव्वत से लहजे में कहते वो पलट कर जाने लगे। वेट, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी सर, मैंने तेज़ी से कहा। मेरा क्यों? वो मेरी जानिब पलट आईब्रो उचकाकर संजीदगी से बगौर मुझे देखते हुए पूछने लगे। काश कोई उन्हें बताए कितनी कातिलाना आंखें उनकी, ऐसा बहुत बहता समंदर के जिन्हें देखते ही उनमें डूब जाने का दिल चाहता है। उनके मेरी जानिब मतवजा होने पर एक लम्हे के लिए मैं नर्वस हो गई। एक तो ये बंदी नर्वस बहुत होती है भाई। वो मेरी अम्मी जान ने दावत दी है आज की, पर मुश्किल ही हिम्मत की उनसे कहने की। ओ आई सी, ओके, मैं तैयार होकर आता हूँ। मुझे ज़बरदस्त झटका लगा। इतनी जल्दी उनके मान जाने की उम्मीद जो न थी मुझे। मैं तो सुबह से ही तैयार बैठी थी, हल्का सा मेकअप टचअप कर मैं तो सुबह से ही तैयार होकर बैठी थी। हल्का सा मेकअप टचअप करके मैं कमरे से निकली। इत्तेफाक था वो भी उसी लम्हे कमरे से कोट हाथ में लिए बाहर निकले थे। मेहरू बीबी, उन्होंने बुलंद आवाज़ लगाई, जिस पर फ़ौरन ही वो उमर रसीदा मुलाजमा हाजिर हुई। सर उसामा ने मेरे सामने उनके आगे अपना कोट किया, जिसे मुस्कुराते हुए उन्होंने ले लिया। फिर सर उसामा को मेरे सामने ही कोट पहनाया। मैं चुपचाप खड़ी यही सोचती रही, क्या ये काम मुझसे नहीं बोला जा सकता था? लो भाई, हद है। बीवी के होते हुए वो जो हैं वो अपनी बेगम से नहीं पहन रहे हैं कोट वोट, पहन रहे हैं तो अपने घर की मुलाजमा से पहन रहे हैं। लो भाई माशाल्लाह। अब मैं इतनी भी पुअर नहीं कि एक कोट ना पहना सकूं। चलें। कोट पहनते ही वो आगे चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे। गाड़ी का डोर मेरे लिए उनके मुलाजिम ने खोला। मैंने फ्रंट सीट पर अपना दुपट्टा संभाल कर बैठी। एक दो लम्हों बाद सर उसामा ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। जिंदगी में पहली बार मैं किसी लड़के के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। मुझे अपने पेट में गुदगुदी सी होती महसूस हुई। मैं शहजादे के ख्वाब देखने वाली आम सी लड़की थी। मेरे बहुत छोटी छोटी सी आरज़ुएं थी, जिसे अपने शौहर के साथ फ्रंट सीट पर बैठना, उसके साथ गोला खाना, सर्दी की रातों में कंबल में ठिठुरते हुए उसके साथ बैठकर कॉफ़ी पीना, उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर साहिल समंदर के किनारे पर चलना, उसके साथ हॉर्स राइडिंग करना, उसके साथ तारों के साए में बैठकर घंटों बातें करना। अभी वो मैं अपनी ही दुनिया में मगन थी कि गाड़ी रुकी। घर आ गया। मैंने निगाह उठाई तो गाड़ी मेरे घर के सामने रुकी हुई थी। मैं बगैर कुछ कहे गाड़ी का डोर खोलने ही लगी थी के पीछे से सर उसामा ने मेरा हाथ पहली बार अपने हाथ में लिया। मुझे झटका सा लगा था। मारे शौक के तेज़ी से पलट कर उन्हें देखने लगी। उन्होंने एक निहायत खूबसूरत अंगूठी मेरी उंगली में पहनाई। वो कप्पल अंगूठी थी।
मेरी निगाह उनके हाथ पर गई, उसमें बिल्कुल वैसी अंगूठी मौजूद थी। मेरा दिल खुशी से बाहर आने को था। उनके हाथों का नरम लम्स मेरे पूरे वजूद में बरकी रूह की तरह फैला। मुझे ऐसा पहले कभी किसी के छूने से महसूस नहीं हुआ था जो उनके छूने से हो रहा था। मेरे गाल ब्रश करने लगे। मैं शर्मिंदगी से नज़र झुका गई। मुंह दिखाई का तोहफा। निहायत आहिस्तगी से कहते उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और गाड़ी से उतर गए। मैं तो बस अपनी अंगूठी देख देख कर पूरी दावत में मुस्कुराती रही। खाना खाते वक्त मैंने दानिस्ता तौर पर अपना अंगूठी वाला हाथ उनके अंगूठी वाले हाथ के बराबर में रखा। फिर बच्चों की तरह खुश होने लगी। मुझे बहुत रोमांटिक सा लगा था उनका ये तोहफा। मैं रख देती हूँ, अम्मी बेचारी सारा काम अकेले कर रही थी। ये देख मैंने तेजी से एक सामान से भरे ट्रे उठाई और किचन की जानिब चली, मगर 2 कदम भी न चली थी कि मेरा दुपट्टा मेरे अंगूठे के पाँव से उलझा और मैं सारे बर्तन समेत ठुस ठुस करके फर्श पर गिरी। ओ माय गॉड, कितना गिरती है ये, कसम से। ये इस जगह पे बिल्कुल सही मेरा नाम रखा गया है इसका। बिल्कुल मेरी तरह इसको गिरना पड़ना है। खैर आगे पढ़ते हैं। अरे अरे उठो बेटा, कोई बात नहीं, चींटी मर गई। अब्बू को शायद मैं आज भी वो नन्ही सी लाइबा लगती थी जो गिरने पर फूट फूट कर रोने लगती, जैसे वो बहलाने के लिए चींटी मर गई कहते, और मैं अपनी तकलीफ भूलकर मरी हुई चींटी ढूंढने लगती। मैं मुस्कुरा दी। उनका जुमला सुन मुझे बाजू से थाम कर उठाया। अम्मी सारे टूटे बर्तन समेटने लगी। मैं बचपन से ही गिरती पड़ती रहती थी, इसलिए कोई नई बात ना थी। थोड़ी सी हाथ व कोनी पर लग गई थी। मेरे अब्बू ने इसी वक्त क्रीम नकर लगा दी। दावत से वापसी पर वो हस्बे मामूल खामोशी का राज था गाड़ी में। लाइबा, अचानक ही उन्होंने मुझे मुखातिब किया। यस सर। मैं भी फौरन ही उनकी जानिब मतवज्जा हुई, मगर उन्होंने मजीद कुछ कहा ही नहीं, बस खामोशी से ड्राइव करने लगे। इस लम्हे ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हो। घर वापस लौटे तो वो तेज कदम लेते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। मैं भी अपने कमरे में चली गई। अगला सीन यूं ही 1 हफ्ता गुजरा। मैं सिर्फ सर उसामा को नाश्ते की टेबल पर देखती। वो रात में काफ़ी लेट घर आते। मैं बोर होने लगी। कल मेरे ऑफिस की छुट्टियां भी ख़त्म हो रही थी। घर में करने को तो कुछ था नहीं, इसलिए मैंने ऑफिस जाने का फ़ैसला किया। मैंने उन्हें ना बताया कि मैं ऑफिस जाने वाली हूँ। कल सोचा थोड़ा सरप्राइज़ दे दूँ। उनके टफ शेड्यूल के सबब घर में तो मुलाकात ठीक से हो नहीं पाती, ऑफिस में ही हो जाया करेगी। मैंने पूरी रात यही सोचकर गुजारी कि जब कल पूरे ऑफिस के स्टाफ को पता चलेगा कि मैं बॉस की वाइफ हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन होगा, खास तौर पर फीमेल कोलिग्स का। अगला सीन में उनके जाने के बाद तैयार होने खड़ी हुई वाकुशी अच्छे से तैयार होकर मैं घर से निकली। ड्राइवर ने मुझे जाते देखा तो फौरन रोका। बेगम साहिबा, आपको कहीं जाना है तो मुझे बता दें। ड्राइवर के कहते ही मैंने ऑफिस ले चलने का कहा। वो मुझे मजीद बगैर किसी सवाल के ऑफिस ले आया। मैं ऑफिस में खासा एक्साइटेड होकर दाखिल हुई। आखिर कोई पूरी कंपनी मेरे शौहर की थी। मैं खासा मेकअप और महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहन कर आई थी कि देखने वालों को लगे कि बॉस की बेगम आई हैं। उनसे मंसूब होने की खुशी अलग थी मेरे दिल में। मैं लिफ्ट की जानिब आई तो फिर इत्तेफाक हुआ, सामने से सर ओसामा और कुछ लोग वहां से गुजरते नजर आए। मैं पहले भी उन्हें इतनी ही दूरी से देखा करती थी, मगर अब तो मैं उनकी बीवी थी। मैं उन्हें देख कर मुस्कुराने लगी। मुझे यकीन था जब उनकी निगाह मुझ पर पड़ेगी तो वो बहुत हैरान होंगे, साथ साथ फौरन मेरे पास चले आएंगे। मैं वहां मुस्कुराते चेहरे के साथ उनकी एक निगाह की तलब में 5 मिनट तक खड़ी रही। वो लोग रुक कर बातें कर रहे थे। अचानक मेरी निगाह उनके उल्टे हाथ पर गई। वहां अंगूठी नहीं थी। अचानक मेरी निगाह उनके उल्टे हाथ पर गई। वहां अंगूठी नहीं थी। अब मुझे बहुत बुरा लगा, मगर फिर अपने दिल को बहला लिया ये सोच के कि जरूरी तो नहीं बंदा हर वक्त अंगूठी पहनकर फिरे। आम वीआईपी वर्कर्स की लिफ्ट बराबर में थी। सर के साथ मौजूद लोग बाहर की जानिब बढ़ गए, जबकि सर उसामा और इनकी सेक्रेटरी मेरी तरफ ही आने लगे। मेरे चेहरे पर पहले से भी ज्यादा बड़ी मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे लगा वो मेरी जानिब भी आ रहे हैं। वो अपने पूरे एतमाद अंदाज में चलते हुए मेरी तरफ कदम बढ़ा रहे थे। मैं अभी अपनी खुशफहमियों में ही थी कि वो मेरे बराबर से गुजर कर चले गए। मुझे यकीन ना आया, उन्होंने तो देखा तक नहीं मुझे, जैसे मुझे जानते तक ना हो। लिफ्ट में पलटी, मगर वो अंदर जा चुके थे। मैं वीआईपी लिफ्ट की तरफ पलटी, मगर वो अंदर जा चुके थे। इस लम्हे मेरी आंखों में आंसू आने लगे। ये क्या था? मतलब कोई अपनी बीवी को यूं इग्नोर करके कैसे जा सकता है? शायद उनका जहन काम में उलझा हो, उन्होंने देखा ही ना हो मुझे। मैं खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। कहीं ना कहीं मैं अच्छे से जानती थी कि खुद को बेवकूफ बना रही हूँ सिर्फ। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। अरे लाइबा, ये तुम दुल्हनों की तरह तैयार होकर ऑफिस क्यों आई हो? क्या शादी वादी कर ली? मेरी दोस्त व कुलीग सहर की आवाज अचानक मुझे हवासों में लाई थी। हाँ, मैंने सिर्फ उलझे व कंफ्यूज लहजे में हाँ कहा। वाकई बहुत बहुत मुबारक हो यार, तुम तो बहुत बेमुरव्वत निकली। मैं कुछ दिन गांव क्या गई अपने, तुम तो शादी करके बैठ गई, वो शिकवतन बोल रही थी। मगर मैं अपने हाथों की चूड़ियां देखकर जले भुने दिल के साथ मुस्कुरा दी, जैसे खुद का ही मजाक उड़ा रही हूँ। वो मुझसे बड़े एक्साइटेड होकर मेरे दूल्हे का नाम पूछने लगी।
सलमान। मैं नहीं जानती क्या सोचकर मैंने अपने शौहर का नाम उसामा की जगह सलमान बताया। मुझे एहसास हो चुका था वो दुनिया के सामने हमारा रिश्ता नहीं लाना चाहते थे। मेरा दिल चाह के फूट फूट कर रहूं। इस समय मैं खुद को कोई लाल रंग के कपड़ों व महंगी ज्वेलरी और टनों मन लदे मेकअप में कोई नमूना लग रही थी। बमुश्किल अपने आंसू पर जब्त करती मैं एक्सक्यूज करके वॉशरूम की जानिब तेजी से बढ़ी। अगला सीन, उसामा। चलो जी, उसामा क्या सोच रहे हैं जरा ये भी देख लेते हैं। अपने ऑफिस में आते ही मैंने फौरन अपना मैकबुक ओपन किया और कैमरे को लाइबा पर रोका। चल क्या रहे ये? वो रो रही थी लिफ्ट के सामने खड़ी। मैं खामोशी से उसे रोता देखता रहा। फिर ऑफिस की एक कुलीग आई और उससे बातें करने लगी। मैंने बातें सुनने के लिए वॉल्यूम बढ़ाया। दूसरा हाथ मेरे कान पर लगे ब्लूटूथ पर था। सलमान। मुझे यकीन ना आया अपने कानों पर उसने अपने शौहर का नाम सलमान बताया, ना कि उसामा। मेरा खून खोल गया। क्या उसे शर्म आ रही थी मेरा नाम लेते? क्या सोचकर उसने अपने शौहर का नाम सलमान बताया? भाई यही सोच के बताया, जब शौहर मुंह ही नहीं लगा रहा तो किसी को शौहर का नाम बताने का क्या फायदा। शौहर तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे। शौहर तो उसको बिल्कुल ऐसे समझ रहे जैसे कि वो उसकी एक हद दर्जे की, निहायत दर्जे की कोई छोटी सी वर्कर है उसकी कंपनी में। तो शौहर तो देख ही नहीं रहे बेचारी की तरफ। तो बेचारी कैसे शौहर का नाम बता सकती है? माना मैं नहीं चाहता था, लो बोल भी रहे, मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले, मगर नाम तो बता ही सकती थी। एक नाम के हजारों लोग होते हैं, नाम क्यों बदला? और अगर वो बोल देती अपने शौहर उसामा से मिलवाओ, तुम्हारा शौहर दिखता कैसा है, तुम्हारा शौहर काम क्या करता है, तो वो बेचारी क्या बोलती। चले जी, मिल नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करिएगा। मुझे भी इंतजार रहेगा तीसरी किस्त में क्या होने वाला है। आप लोग भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करती हूँ। देखते हैं तीसरी किस्त कब आती है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा अपना, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।